हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम MPPSC प्री की यूनिट 4 को लगातार पढ़ रहे हैं। हमने पहले मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, मध्य प्रदेश की नदियाँ तथा मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना को कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश की जलवायु को कवर करने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश की जलवायु से हर साल 1 से लेकर 2 प्रश्न, वो भी लॉजिकल प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। तो आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के जलवायु से रिलेटेड हर प्रकार का लॉजिक, साथ साथ मध्य प्रदेश में जलवायु का वर्गीकरण, जलवायु क्या होती है, मध्य प्रदेश की ऋतुएं आदि के बारे में इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। आखिरी में हम लगभग 20 से ज़्यादा MCQ जो MPPSC ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लेक्चर के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। तो दोस्तों, जलवायु की बात करते हैं कि सर जलवायु क्या होता है, सबसे पहले हमें बताइए। तो जलवायु की हम बात करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, वायुमंडलीय दशाओं का दीर्घकालिक औसत दशाएं। अब इससे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर दीर्घकालिक औसत दशाएं क्या होती हैं या वायुमंडलीय दशाएं क्या होती हैं। नीचे एक और डेफिनेशन देखते हैं, किसी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय से तापमान, दाब, वर्षा की, पवनों की दिशा एवं गति की समस्त दशाओं के औसत को जलवायु कहा जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर हम सीधी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए गर्मी है, ठीक है। गर्मी का एक ड्यूरेशन है सर कि मार्च से लेके हमारे यहाँ 15 जून के समथिंग क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। वर्षा ऋतु का एक हमारे यहाँ ड्यूरेशन है कि सर 15 जून के समथिंग हमारे यहाँ मानसून आता है जो अक्टूबर नवंबर तक हमारे यहाँ चलता है, ठीक है। अब ये क्या है कि एक प्रकार की दशाएं हैं। अब ये दशाएं क्या है कि लगभग 30 साल से अधिक, 30 से लेके 35 साल तक कभी इनकी दशाएं सेम हो। जैसे कि मार्च में ही गर्मी आती है और जून में समाप्त हो जाती है, जून में वर्षा आती है और अक्टूबर के समथिंग वो समाप्त हो जाती है। तो यानी ये ही कंडीशन कि 4 महीने गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ, 4 महीने वर्षा होती है, 4 महीने सर्दी पड़ती है। तो यही दशाओं का जब एक प्रकार की दशाएं 30 साल से अधिक तक हो, 30 साल से अधिक तक सेम प्रकार की दशाएं बनी रहती हैं, तो इन्हीं के औसत को क्या बोल रहा है, वो जलवायु बोल रहा है। यानी आप सीधे से समझिए, गर्मी, वर्षा, ठंड की जो ऋतुएं हैं ये 30 साल से अधिक एक सेम ड्यूरेशन में आती हैं, यानी सेम महीने के लिए आती हैं कि 4 महीने के लिए आती हैं। तो उन्हीं दशाओं को क्या बोलते हैं, जलवायु कहा जाता है। इसमें लिखा है जलवायु की परिवर्तन अवधि सामान्यतः 30 वर्ष होती है। तो 30 से 35 वर्ष उसकी परिवर्तन अवधि होती है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। और क्या लिखा हुआ है, यही जलवायु भारत की है। अब सर एक बार जो आपने मानसूनी बताया है, आपने मौसम भी बता दिए बहुत सारे, तो एक बार हमें मौसम भी बता दीजिए कि मौसम क्या होता है। तो मौसम क्या होता है कि वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालिक औसत, यानी इसका ड्यूरेशन कितना होता है, यानी अवधि कितनी होती है, 90 से लेके 120 दिन तक होती है। वही जलवायु की अवधि कितनी थी, 30 से लेके 35 वर्ष तक थी। इसका कितनी है, 90 से लेके 120 दिन। अब सर आपने बोला, एक हमें बात बताई थी कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। तो सर मानसूनी जलवायु से आप क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, मानसूनी जलवायु के बारे में यहाँ डेफिनेशन पढ़ लीजिए, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है, यानी एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, मानसूनी कहलाता है। सीधी बात समझिए कि हमारे यहाँ क्या होता है, हर 3-4 महीने में अलग अलग ऋतुएं हो जाती हैं। तो वही क्या है, एक प्रकार का मानसूनी हमारे यहाँ जलवायु हो रही है। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला है कि हमारे यहाँ ड्यूरेशन के हिसाब से मौसम आता है, यानी मौसम एक समय के बाद बदल जाता है, इसलिए हमारे यहाँ कैसी है, मानसूनी जलवायु कहा जाती है। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है, मानसूनी प्रकार की जलवायु। क्यों है सर मानसूनी प्रकार की जलवायु, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ की जलवायु क्या है, मानसूनी जलवायु है। अब आगे बात करते हैं। अब एक और पॉइंट आता है
कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, मानसूनी जलवायु है। फिर उसके बाद एक और शब्द उसमें जोड़ा जाता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो सर ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों है, आप हमें एक बात बताइए। तो देखो ये है ग्लोब, ठीक है। ग्लोब पे क्या होती है, अक्षांश रेखाएं होती हैं और देशांतरीय रेखाएं होती हैं, ठीक है। यानी जो लेटी हुई होती हैं उन्हें लेटीट्यूड या अक्षांश बोलते हैं, और जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो इनका अक्षांशीय विस्तार होता है, ठीक है। तो इन अक्षांशीय विस्तार को देखते हुए क्या करते हैं, ग्लोब को 3 से 4 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। यानी एक 0 डिग्री पे एक रेखा होती है, उसे बोलते हैं भूमध्य सागरीय रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य सागरीय रेखा। फिर 23 डिग्री जो उत्तर में होती है, 23 डिग्री एंड हाफ उत्तरी, उसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक। नीचे आओगे तो 23 डिग्री और हाफ पे क्या मिलेगी आपको, मकर रेखा मिलेगी, ठीक है। यानी आप ऊपर जाओगे तो 0 से आप डिग्री से बढ़ते जाएंगे उत्तर दिशा में, नीचे आएंगे तो दक्षिण दिशा में भी आप बढ़ते जाएंगे। अब देखो ये रही 0 डिग्री, यानी ये क्या है, भूमध्य सागरीय रेखा है। जब आप उत्तर दिशा में भी 23 डिग्री तक जाओगे और दक्षिण दिशा में भी 23 डिग्री तक जाओगे तो इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र का निर्मित हो रहा है उसे क्या बोल रहा है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर जाएंगे आप 23 डिग्री के ऊपर तो आपको कैसा मिलेगा, शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिल जाएगा। और जब 66 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो आपको कैसा मिल जाएगा, शीत कटिबंधीय क्षेत्र मिल जाएगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की यह विशेषता होती है कि यहाँ पर बारिश क्या होती है, समय के अनुसार आती है, वर्षा भी समय के अनुसार होती है, और हर प्रकार यानी क्या होता है, हर मौसम अपने समय के अनुसार आते हैं यहाँ पर। अब जैसे शीत कटिबंध में जाएंगे तो यहाँ पर अधिकतर समय आपको ठंडी देखने को मिलेगी, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर थोड़े कम समय के लिए ठंड देखने को मिलेगी, और यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होगा, शीत और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा में आपको कम ठंड देखने को मिलेगी। अब हम सर भारत की बात करते हैं कि हमारा भारत कहाँ है, तो हमने देखा है कि हमारा भारत लगभग इस क्षेत्र में हमारा भारत है, ठीक है, ये आपका भारत है। अब ये भारत के मध्य से आपको मालूम है कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो भारत आप देखेंगे तो भारत का अधिकतम हिस्सा किस क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। तो इसी कारण क्या बोलते हैं कि मध्य प्रदेश या भारत की कैसी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जिस प्रकार के वन पाए जाएंगे तो भैया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय प्रकार के क्या पाए जाएंगे, वन पाए जाएंगे। जब आपसे पूछेगा किस प्रकार की जलवायु है तो आप क्या बताएंगे, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, क्योंकि हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या करते हैं, लाई करते हैं, यानी हमारा भारत कहाँ पर है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम मैप देखेंगे तो यह होगा 0 डिग्री जो गुजर रही है, यहाँ पर हम देखेंगे कर्क रेखा जो हमारे भारत के मध्य से गुजर रही है। तो यानी क्या है, हमारा भारत किसके अंतर्गत आ रहा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। ये क्या होता है, तापमान के आधार पर इसका वर्गीकृत किया जाता है, उसी आधार पर भारत किस में आता है, और मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ से सीधे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु। अब हमारे क्या होता है कि 90 से लेकर 120 दिनों में मौसम परिवर्तित होते रहते हैं, इस कारण हमारे यहाँ की क्या है, मानसूनी जलवायु है। तो हमारे मध्य प्रदेश की कैसी जलवायु हो जाएगी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। यहाँ से 10 बार प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है कि भारत मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसको आपके दिमाग में जरूर रख लीजिएगा, MPPSC में पूछा हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं, कि सर मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेशों के बारे में। तो आप बताइए कि मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जलवायु जब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं तो हम 3 आधार पर मध्य प्रदेश का जलवायु के वर्गीकरण को पढ़ते हैं। देखो यहाँ से प्रश्न अधिकतर आ रहा है कि कोपेन द्वारा निम्न में से कौन सा जलवायु क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है।
फिर वो पूछ लेगा भौगोलिक आधार पर मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। फिर वो पूछ लेगा AR सुब्रमण्यम तथा T मन्ना नारायण के ने जो मध्य प्रदेश का जलवायु वर्गीकरण किया है वो कितने आधारों पे किया हुआ है, कि किस जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु मैंने आपको बता दी दीर्घकालिक दशाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में भौगोलिक आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। तो देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश का भौगोलिक आधार पर जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में किया हुआ है। अधिकतर बुक में आपको 4 भाग देखने को मिलेगा, पर जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक आती है जो ऑथेंटिक होती है उसे ही ऑथेंटिक मानते हैं हमारे एग्जाम में, उसके आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर क्या होगी कि यहाँ से विशेषताएं पूछी जाती है कि भैया इनकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मालवा का पठार, ठीक है। सबसे पहला जलवायु क्षेत्र कौन सा है? मालवा का पठार है। जो मालवा वाला हमारा क्षेत्र है उसके अंतर्गत क्या होता है? विस्तृत होता है, ठीक है, ये वाले क्षेत्र में। अब इसकी विशेषता मैंने आपको जब हमने पठार भौगोलिक विभाजन पढ़ा था उसमें भी अपन ने क्लियर किया था। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु पाई जाती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था फहेयान नामक एक चीनी यात्री थे, उनके द्वारा मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा गया था। तो यहाँ की हम विशेषता देखते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर कम गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में कम ठंड पड़ती है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पर्यावरण कारकों के जैसे प्रदूषण, गैसेस निकल रही हैं बहुत प्रकार के, उस कारण क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र का भी क्या हो रहा है वर्तमान में तापमान 42 डिग्री से ऊपर तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? भौगोलिक कारण है जो अपन कर रहे हैं, जैसे प्रदूषण कर रहे हैं उसके कारण क्या होगी? लगातार जलवायु में परिवर्तन होगा। इसके कारण मालवा में क्या हो रहा है कि लगातार तापमान भी बढ़ता है, ठंड भी अब कभी कभी ज़्यादा तेज हो जाती है, बारिश भी अनुकूल रूप से होती है, कि ऐसा नहीं हो रहा है कि बिल्कुल लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश भी कभी कभी कम हो जाती है। तो सबसे पहला वर्गीकरण हमने क्या देखा? मालवा का पठार। ये विशेषता आपको याद रखनी है कि गर्मी में भैया कम गर्मी पड़ती है, ठंड में भी कम ठंड पड़ती है, ज़्यादा ठंड नहीं है। किस प्रकार की? सम जलवायु है। दूसरा जलवायु क्षेत्र है नर्मदा घाटी जलवायु क्षेत्र, ठीक है। ये है हमारा नर्मदा घाटी जलवायु क्षेत्र, जिसमें क्या होता है गर्मी के दिनों में अधिक गर्मी पड़ती है, पर जो ठंड का मौसम आता है उसमें साधारण ठंड पड़ती है। फिर तीसरा है सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। इसकी विशेषता की बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में यहाँ पर साधारण ठंड पड़ती है। फिर चौथा हम देखते हैं तो बघेलखंड का पठार, जो कि पूर्वी पठार का हिस्सा था, हमने देखा था भौगोलिक विभाजन में। तो उसकी विशेषता क्या है? ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है, साथ साथ शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। फिर आखिरी आता है उत्तर भारत का मैदान। यह मध्य प्रदेश का 5वां जलवायु क्षेत्र था भौगोलिक आधार पर, जिसके अंतर्गत मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। इसको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि मध्य प्रदेश की जलवायु को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मालवा के पठार की जलवायु, नर्मदा घाटी जलवायु, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र जलवायु, बघेलखंड का पठार जलवायु क्षेत्र और उत्तर भारत का मैदान। पूछेगा उत्तर भारत के मैदान के अंतर्गत निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र शामिल नहीं है? तो आपको याद रखना है इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और साथ साथ रीवा पन्ना का पठार इसके अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश का अगले जलवायु वर्गीकरण पे, तो उसका नाम है कोपेन जलवायु वर्गीकरण, ठीक है। तो कोपेन के आधार पे कोपेन एक थे, उन्होंने भारत की जलवायु को विभिन्न आधारों पर बांटा था, 5 आधारों पे, जैसे ABCD। तो यानी इनकी क्या क्या विशेषताएं उस क्षेत्र की, उसके आधार पे इन्होंने क्या करा? मध्य प्रदेश की जलवायु और भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया। तो उनके आधार पे मध्य प्रदेश में हमें 2 क्षेत्र देखने को मिलते हैं। यानी क्या लिखा हुआ है? कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किस किस के? कोपेन ने तापमान, वर्षा का वार्षिक और मासिक, वर्षा के वार्षिक और मासिक औसत के आधार पर इन्होंने क्या किया था? जलवायु क्षेत्रों को विभाजित किया था। तो मध्य प्रदेश के क्या है? 2 क्षेत्र हैं, एक है AW क्षेत्र और दूसरा है CWG क्षेत्र। दोनों को याद रखना है, एग्जाम में मैंने PSC में देखा था,
तो उसने BHW एक ऑप्शन दे रखा था और पूछा था निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोपेन द्वारा मध्य प्रदेश का जलवायु वर्गीकृत नहीं करता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जलवायु जो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया मध्य प्रदेश का, तो उसने दो भागों में किया। कौन कौन सा? एक है AW और दूसरा कौन सा है? CWG। दोनों आपको याद रखना है। AW का फुल फॉर्म होता है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश। क्या होता है? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश। तो सर ये मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि झाबुआ, इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, फिर इधर से दक्षिणी बैतूल, दक्षिणी छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये वाला पूरा क्षेत्र है, यानी दक्षिणी मध्य प्रदेश आप बोल दो, और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये किसके अंतर्गत आता है? AW के अंतर्गत आता है, यानी उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु क्षेत्र। यानी यहाँ पर क्या है, ग्रीष्म ऋतु में काफ़ी गर्मी पड़ती है इसके आधार पर, और बोलता है बारिश भी होती है ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी, और शीत ऋतु क्या होती है? शुष्क होती है। यानी शीत ऋतु में बहुत कम वर्षा होती है, अधिकतर क्या होता है यहाँ पर सूखा ही पड़ता है। इनका ऐसा कहना था। तो आपको याद रखना है AW कौन सा? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश। फिर इसका दूसरा वर्गीकरण था CWG। तो इसके ऊपर का ये पूरा वाला क्षेत्र, शेष क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश का CWG के अंतर्गत आता है। ठीक है। CWG का क्या होता है? समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश का लगभग 70 से 75% क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है कोपेन के अनुसार। इसने क्या बोला? इसने बोला कि इस प्रदेश में बारिश केवल वर्षा ऋतु की मानसूनी हवाओं से ही होती है। यानी जब मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून एंट्री करता है तो इसी मानसून के द्वारा ही यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। फिर बोल रहा है कि बारिश गर्मी के कुछ महीनों तक ही सीमित होती है। ठीक है। फिर बोल रहा है ग्रीष्म ऋतु में पर अधिक गर्मी पड़ती है। यहाँ वाले क्षेत्र में उसने क्या बोला था कि भैया गर्मी ज़्यादा होती है और उससे अधिक कहाँ होती है? उत्तर वाले क्षेत्र में होती है। तो आपको बस इतना याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह प्री है। जब मेंस हम पढ़ेंगे तो इसे और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि भैया जो कोपेन थे, कोपेन ने मध्य प्रदेश को दो भागों में वर्गीकृत करा जलवायु के हिसाब से। एक AW होता है, उसका मतलब होता है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश। एक होता है CWG, जिसका अर्थ होता है समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। जो AW है वो हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत इंदौर, उज्जैन, इंदौर, धार, फिर हमारा बड़वानी, खरगोन, खंडवा, फिर ये वाले पूरे क्षेत्र आते हैं नीचे नीचे के। और CWG के अंतर्गत कौन से आते हैं? जो उत्तर वाले पूरे क्षेत्र हैं, नर्मदा घाटी, और नर्मदा घाटी से ऊपर वाले पूरे क्षेत्र किसके अंतर्गत बताया उसने कि जो CWG समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड MCQ भी आएगा, तब आपको उसका राइट आंसर देना है। अब आगे हम पढ़ते हैं तीसरा वर्गीकरण, जो था AR सुब्रमण्यम तथा T श्री मन्ना नारायण का वर्गीकरण। इनने भी मध्य प्रदेश को क्या 3 भागों में विभाजित किया। 5 भागों में भौगोलिक आधार पर देखा हमने, कोपेन द्वारा उसे 2 भागों में तोड़ा गया, और मन्ना नारायण द्वारा 3 भागों में पूछा गया है। MPPSC में आपको याद रखना है। ठीक है कि मन्ना नारायण ने कितने भागों में? 3 में। तो देखो इन्होंने जो अपना दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, यानी बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर और धार, इंदौर और धार वाले क्षेत्र को किसके अंतर्गत रखा? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रखा। उसकी विशेषता वही है, गर्मी कम पड़ती, जो हमने भौगोलिक क्षेत्र में देखी वही विशेषता आपको इसमें टेपनी है। फिर उसके बात करते हैं तो ये वाला क्षेत्र को उसने बोला उष्ण गर्म भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। फिर उसने तीसरा बोला उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र। तो देखो उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु क्षेत्र हमने देख लिया कौन कौन से के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करते हैं कि सर उष्णकटिबंधीय गर्म भूमध्य सागरीय के अंतर्गत, तो यहाँ पर देखो मुरैना, श्योपुर, भिंड, दतिया, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, फिर
छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये पूरा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? गर्म भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आता है। यानी यह क्षेत्र क्या होता है? गर्मियों के दिनों में अधिक तपता है, ठीक है। और यहाँ पर शुष्क है, तो यहाँ पर क्या होगा कि गर्म उत्तर की अपेक्षा मध्य में थोड़ा कम तपेगा, पर यह भी क्या होगा, गर्मी में ताप यहाँ पर भी ज़्यादा होगा। तो आपको याद रखना है, मैंने 3 वर्गीकरण बताए कि भौगोलिक आधार पर 5 स्तर, कोपेन के अनुसार 2 और सुब्रमण्यम और मन्ना नारायण के अनुसार 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि सर आगे एक बात बताइए कि मध्य प्रदेश की जलवायु को ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण भैया हमारे यहाँ का मौसम में बारिश कम होती है, गर्मी कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके कारक क्या हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कर्क रेखा। क्या होती है कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा लगभग मध्य से गुजरती है, और उसके द्वारा क्या होता है कि मध्य प्रदेश में गर्मी पड़ती है अधिकतर टाइम, ठीक है। क्योंकि सूरज क्या करता है, 21 मार्च के समथिंग कर्क रेखा के ऊपर बिल्कुल चमकता है, फिर धीरे धीरे वो ऊपर होता जाता है। तो जब देखेंगे तो इसकी अधिकतर गर्मी क्या होती है, कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है इसकी छाया। तो इसके कारण क्या होगा कि ये वाले क्षेत्र में आपको अधिकतर गर्मी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला कारण क्या है कि सर कर्क रेखा है जो मध्य प्रदेश से गुजरती है। अब कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 5 संभाग और 14 जिलों से होकर गुजरती है। एग्जाम में पूछा गया, आजकल ऐसा पूछने लगे, पहले सीधा पूछते थे कितने जिलों से होकर गुजरती है, वर्तमान में ये पूछता है निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है। तो हम देख लेते हैं सर कौन कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती। कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप मैप बना के रखिए और मैप में इसे लिखिए। सबसे पहले अपन पश्चिम से देखते हैं तो रतलाम जिले से ये प्रवेश करती है, उसके बगल में उज्जैन आता है, उसके बगल में शाजापुर तीसरा, चौथा राजगढ़, 5वां भोपाल, 6ठा सीहोर, 7वां रायसेन, 8वां विदिशा, 9वां दमोह, फिर 10वां क्या सागर, 11वां जबलपुर, 12वां कटनी, 13वां शहडोल और 14वां उमरिया। अब देखो सर 5 संभाग कौन कौन से हो गए, तो ये 3 जिले जो हैं, ये 3 जिले किसके हो गए, उज्जैन संभाग। फिर ये जो 5 जिले हैं, ये 5 जिले किसके हो गए, भोपाल संभाग। फिर ये 2 जिले सागर संभाग, फिर ये 2 जिले जबलपुर संभाग, फिर ये 2 जिले शहडोल संभाग। समझ में आया? तो 5 संभाग हैं जिनके 14 जिले से हमारे यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम मैंने आपको बता दिए। भोपाल संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके 5 जिले से होकर क्या गुजरती, कर्क रेखा गुजरती। ये बात भी आपको याद रखना है। पीएससी ने अभी 2 साल पहले ही पूछा निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, और उसने ऑप्शन दिया था रतलाम, उज्जैन, शाजापुर और इंदौर। अब किसी ने ये मैप देख रखा होगा तो सही करके आया होगा, बाकी अधिकतर बच्चे गलत करके आएंगे। तो सबसे पहले अफेक्ट क्या होता है, हमारे यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जिसके कारण क्या होता है सर, गर्मी हमारे यहाँ पड़ती है। दूसरा कारण देखेंगे तो उत्तर में हिमालय है, उत्तर में हिमालय है। अब उसके कारण क्या होता है देखो मैं आपको बताता हूँ। ये है, यहाँ पे मान लो हिमालय। अब ठंड के दिनों में क्या होती है, यहाँ पर बर्फ़ जमती है। अब ठंड के दिनों में जब हम देखेंगे तो क्या होती है कि स्थल से सागर या महासागर की ओर क्या चलती हैं, हवाएं चलती हैं। ठंड के दिनों में मैंने क्या बताया आपको, स्थल से लेके सागर या महासागर की ओर क्या चलती हैं, हवाएं चलती हैं। और गर्मियों के दिनों में क्या होती है, यही दिशाएं अलग हो जाती हैं और सागर से लेके स्थल की ओर हवाएं चलती हैं। दोनों पॉइंट याद रखना, इसी से लॉजिक से ही अपना सोल्व होगा, ठीक। अब पड़ती है अपने यहाँ ठंड, ठीक। ठंड में हिमालय में भैया बर्फ़ जम गई। अब जैसे ही नीचे की तरफ हवाएं आएंगी, मैंने क्या बताया, स्थल से लेके समुद्र, यहाँ पर हमारा समुद्र अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी मान लो। यहाँ से जैसे ही ठंड आएगी तो सबसे पहले भिंड वाले क्षेत्र में टकराएगी, मुरैना में टकराएगी, ये वाले क्षेत्रों में टकराएगी। तो यहाँ पर क्या होगी, अधिक ठंड पड़ेगी, पड़ती है, सबको पता है। फिर ये जैसे जैसे नीचे आएगी तो ठंड की दिशा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब इसमें ऑब्स्टेकल्स देखो क्या क्या आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत आता है, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत आता है। तो जब ऊपर से क्या आएंगी, ठंडी हवाएं आएंगी, तो यहाँ पर भी कुछ पठार होंगे सर ऊंचे ऊंचे, उसके द्वारा भी कुछ ठंडी हवाएं रोक ली जाएंगी।
फिर उसके बाद नीचे आओगे तो सर विंध्याचल की ऊंचाई भी है, तो इसके द्वारा भी कुछ क्या किया जाएगी, हवाएं रोकी जाएंगी। तो इसी कारण क्या होती है कि नर्मदा की घाटी में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, ये भी हमें देखने को मिलता है। मालवा के पठार में भी थोड़ा ऊंचाई पे बसा हुआ है तो थोड़ी ठंड हमें देखने को मिलती है। तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण क्या होती है, ठंड धीरे धीरे नीचे कम होती जाती है। तो ऐसे एग्जाम में पूछेगा कि मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु है वह किस दिशा से किस मतलब मध्य प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक पड़ती है। तो आपको याद रखना है कि सर उत्तर में हिमालय है, और शीत ऋतु में क्या होती है, स्थल से लेकर समुद्र की ओर हवाएं चलती हैं, तो उसके कारण क्या होता है, उत्तर दिशा में ज़्यादा ठंड पड़ती है और दक्षिण दिशा में क्या होती है, कम ठंड पड़ती है। ठीक, तो ये हो गई कि भैया उत्तर में हिमालय है, जिसके कारण क्या हो रहा है, शीत ऋतु में हमारे यहाँ ठंड पड़ती है। फिर समुद्र से दूरी है कि भैया ये भारत बना हुआ है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, तो ये समुद्र से हमारे यहाँ क्या दूरी हो गई। अब गर्मियों के दिनों में क्या होती है, हवाएं समुद्र से लेके स्थल की क्षेत्र की ओर चलती हैं, तो जैसे जैसे आती है तो मध्य प्रदेश में यहाँ आपको देखने को मिलेगा भैया पहले आकर टकरा गई, समुद्र से आई हैं, थोड़ी ठंडी हो गई होंगी, थोड़ी गर्म हो गई होंगी। फिर उसके बाद जो ऊपर जाती है तो जैसे जैसे क्या होता है, ऊपर जाती है तो यहाँ पे हवा की कंडीशन थोड़ी कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर गर्म ज़्यादा हो जाता है, पठारी क्षेत्र है, पत्थर है, पेड़ पौधे कम है, तो इसके कारण मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। फिर भूमध्यसागरीय रेखा से दूरी, मैंने आपको क्या बताया था, 0 डिग्री। मध्य प्रदेश लगभग 23 डिग्री पे लाई करता है, तो क्या हो गई, भूमध्यसागर पे साल भर वर्षा होती है, हरे भरे वन पाए जाते हैं, मौसम भी अनुकूल होता है। पर आप जैसे ही आप देखेंगे तो भूमध्यसागर से हमारी दूरी है, तो वो भी किसी न किसी प्रकार हमारे यहाँ की जलवायु को प्रभावित कर रही होगी। पठारी क्षेत्र, अधिकतर पठारी क्षेत्र, इसके कारण भी। फिर भू आदेष्टन यानी जो चारी ओर से किसी अन्य राज्य की सीमाओं से क्या होता है, ढका होता है या जुड़ा होता है, यानी जिसकी सीमा एक भी पानी वाले क्षेत्र यानी समुद्री क्षेत्रों को नहीं लगती, उसे हम क्या बोलते हैं, भू आदेष्टन बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश भी क्या एक प्रकार का भू आदेष्टन है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर तापांतर अधिक होता है, ठंड में अधिक ठंड पड़ जाती है, फिर गर्मी में क्या होती है, अधिक गर्मी पड़ जाती है, तो उसे ताप में अंतर को क्या बोलते हैं, तापांतर बोलते हैं। तो वहाँ पर सीधा आएगा कि मध्य प्रदेश में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मुख्य कारक क्या है, तो कर्क रेखा आपको बतानी है मेन। फिर बाकी सब जिलों में होती है, पर कर्क रेखा हमारे यहाँ मेन है, इसलिए आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की ऋतुओं की। तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं आती है, एक आती है गर्मी, एक आती है वर्षा, और तीसरी आ जाती है क्या, सर्दी या ठंड। ठीक है, तो सर गर्मी के बारे में आप कुछ हमें बता दीजिए। तो क्या होता है, गर्मी में मैंने अभी हाल बताया, हवाएं कहाँ से चलती है, समुद्र से लेके स्थल की ओर चलती हैं। ठीक है, स्थल की ओर चलेंगे तो सर हमारे दक्षिण वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा कि थोड़ी कम गर्मी है, क्योंकि पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, और यहाँ पर क्या पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, तो इस क्षेत्र में आपको क्या थोड़ी कम ठंड देखने। फिर घाटी में आप जाओगे तो उससे कम देखने को मिलेगी। फिर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे क्या थोड़ी ऊंचाई पे तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, पत्थर होंगे। अब पत्थर से क्या होगी, हवा आके टकराई, पत्थर गर्म हुए सूरज की रोशनी के कारण, तो हवाएं भी क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। तो जैसे जैसे हवा ऊपर की ओर जाएगी क्या होगी, गर्मी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यानी हमारे उत्तर वाले क्षेत्र में गर्मी अधिक देखने को मिलती है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में, उत्तर मध्य प्रदेश में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, किसकी अपेक्षा, दक्षिण मध्य प्रदेश की अपेक्षा। ये आपको याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो क्या होता है, 21 मार्च में क्या होता है, सूरज कर्क रेखा पे आता है और धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है, तो मध्य प्रदेश में क्या हो जाती है, गर्मी ऋतु आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या होता है, तापमान का संबंध समुद्र से दूरी यानी समुद्र तल से ऊंचाई है। तो मैंने आपको बताया हवा कहाँ से चलती है, समुद्र से स्थल की ओर चलती है, तो समुद्र से जितनी दूरी होगी उतनी क्या होगी, गर्मी होती जाएगी। फिर यहाँ पर क्या हुआ, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। MPPSC ने 10 बार पूछा है, मैंने आपको वही बताया कि समुद्र से जो करीब होगा उसमें थोड़ी कम गर्मी होगी, और अब धीरे धीरे जाके क्या होगी, गर्मी ऊपर बढ़ती जाएगी। ग्रीष्म ऋतु को यूनाला नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म महीना क्या सा है, मई है। ये याद रखना है, पूछा जाता है, सीधे सीधे फैक्चुअल है। अब इसमें कुछ बताने का तो है नहीं, इसलिए ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। बस मैंने बताने का क्या बता दिया कि मध्य प्रदेश में तापमान में वृद्धि कहाँ से होती है, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर तापमान धीरे धीरे बढ़ता है।
अब मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म महीना मई होता है। दैनिक तापांतर यानी दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर किस महीने में होता है? मार्च महीने में हमें देखने को मिलता है। सर्वाधिक तापमान की बात करते हैं तो नवीन नौगांव है जिसे 2013 में मापा गया है, नवीन। पर हम पुराना भी याद रख लेते हैं। पुराना कौन सा है? गंजबासौदा है, जो कि विदिशा जिले में स्थित है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखना, कोई सा भी पूछ सकते हैं कि भैया गंजबासौदा का ज़्यादा तापमान है कि नौगांव का ज़्यादा है। तो आप दोनों याद रख लीजिए, जो भी ऑप्शन आए आपको सही करके आना है। सर्वाधिक औसत तापमान हमें भिंड में देखने को मिलता है, ये भी पूछा गया हुआ है। गर्मियों के दिनों में एक शुष्क प्रकार की हमारे यहाँ हवाएं चलती, जिन्हें लू बोलते हैं कि भैया लू लग गई, तो वो क्या है? एक प्रकार की शुष्क हवाएं। मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु पहली कब आती है? मार्च महीने में आती है, और दूसरी कब आती है? सितंबर और अक्टूबर के महीने में आती है। याद रखना, पीएससी ने पूछा हुआ है कि मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु किस महीने में आती है? सितंबर और अक्टूबर के महीने में आती है, जब वर्षा ऋतु खत्म होती है और शीत ऋतु के चालू होने के बीच में भी एक गर्मी आती है, जब हमारे यहाँ क्या होता है, सोयाबीन की खेती को काटा जाता है, उस समय क्या आती है यहाँ पर? द्वितीय ग्रीष्म ऋतु उसे कहा जाता है। अब आगे आइए, आगे बात करते हैं वर्षा ऋतु की। तो देखो, यह भारत है, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। अब सर मध्य प्रदेश और भारत में वर्षा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो हमेशा भारत में दक्षिण पश्चिम, ये क्या है? दक्षिण है, और ये क्या है? पश्चिम है। समझ में आया? अब अरब सागर से क्या होती हैं? हवाएं चलती हैं, जो क्या होती हैं? भारत में वर्षा कराने के लिए आवश्यक होती हैं। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से क्या होती है? भारत में हवाएं बढ़ती हैं, जो पानी लेके बढ़ती हैं और सबसे पहले केरल तट पे आके टकराती है और यहाँ पर बारिश कराती हैं। ठीक, धीरे धीरे ये हवाएं ऊपर की ओर आती है, यानी मध्य प्रदेश के उत्तर वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर कर्नाटक महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में एक करती हैं, वर्षा कराती हैं। फिर महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि सर यहाँ पे दो दर्रे पड़ते हैं, एक पाल घाट का और एक थाल घाट का दर्रा पड़ता है। इन पाल घाट और थाल घाट के दर्रे से ये हवाएं क्या करती हैं? मध्य प्रदेश के जो स्थलीय क्षेत्र है उसके अंदर या मध्य भारत में क्या करती है? प्रवेश करती हैं, और इसके द्वारा यहाँ वर्षा सबसे पहले जाके मध्य प्रदेश के बालाघाट वाले क्षेत्र में जाके टकराती है। कहाँ पर टकराती है? मध्य प्रदेश के बालाघाट वाले क्षेत्र में जाके क्या करती हैं? हवाएं टकराती हैं। इसके कारण मध्य प्रदेश में सबसे पहले वर्षा आपको देखने को मिलेगी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में सबसे पहले वर्षा देखने को मिलती है। ठीक, यहाँ पर सतपुड़ा है, तो ये सतपुड़ा की वादियाँ क्या करेंगी? इसे रोकेंगी जाने से हवाओं के ऊपर। पर यहाँ पे भी हमने थोड़े बहुत घाट देखे थे, तो इन घाटों से निकल के, इन घाटियों से निकल के नर्मदा सोन घाटी में वर्षा कराती है। फिर उसके बाद विंध्याचल पर्वत थोड़ी बहुत वर्षा रोकता है, तो अधिकतर वर्षा यहाँ हो जाती है। फिर धीरे धीरे आप ऊपर जाओगे तो क्या होगी? वर्षा की मात्रा कम होती आएगी, क्योंकि ऊपर क्या ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो जिसके कारण क्या होती है? वर्षा कम होती है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में, सबसे पहले तो यही याद रखना है कि मध्य प्रदेश में किस मानसून के द्वारा वर्षा होती है। तो सर आपने बताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा से क्या होता है? मानसून भारत में प्रवेश करता है। तो यही क्या करता है? मध्य भारत में लगभग 90% वर्षा कराने का यही दक्षिण पश्चिम मानसून 90% से अधिक वर्षा कराता है। तो सबसे पहले केरल में होती है। मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में वर्षा होगी, फिर धीरे से नर्मदा घाटी की ओर प्रवेश करेगी, फिर विंध्याचल की, जैसे यानी ऊपर ऊपर उठती जाएंगी हवाएं इसकी। तो फिर सबसे कम वर्षा हमने देखी सर भिंड वाले क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती, तो आपको याद रखना है। अब सर यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र एक है पचमढ़ी। सर पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है? तो इसका कारण सुन लो। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ठीक है, तो जो कि महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अब सबसे ऊंचाई पे है, तो क्या होगी? हवाएं जितनी ऊंची जा पाएगी ये उतनी अधिक हवाओं को रोक लेगी जो वर्षा लेके आई हैं। तो इसके कारण क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाता है? हमारे यहाँ पचमढ़ी हो जाता है। अब ये वर्षा की जो मात्रा होती है धीरे धीरे उत्तर की ओर दिशा में जाते हुए कम होती जाती है। तो भिंड में क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है लगभग 55 सेंटीमीटर, और सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर होती है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक
वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा होगा? स्थल, पचमढ़ी सबसे कम वाला, भिंड। अब मध्य प्रदेश में 2-3 पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ। अब मध्य प्रदेश का जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, कौन सा? पूर्वी वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठार, इसमें क्या होती है? भारत में 2 होती हैं। एक अरब सागर से भी शाखा चालू होती है जो बारिश कराती पर कम कराती है। दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे यहाँ सर्वाधिक वर्षा कराता है, पर इस जो अरब सागर की शाखा है उसके कारण भी मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। तो बघेलखंड के पठार में जो है वो अरब सागर के द्वारा भी वर्षा होती है। इसी कारण मध्य प्रदेश के पूर्वी वाले क्षेत्र में हमें सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सब जो पॉइंट अभी हाल मैंने आपको बताए यही पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब 2-3 चीज़ें और सुन लो। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा लगभग 100 से लेके 125 सेंटीमीटर का होती है, पूर्वी क्षेत्र में होती है। धीरे धीरे आप पश्चिम दिशा की ओर जाओगे तो ये मात्रा कितनी हो जाती है? 55 से लेके 75 सेंटीमीटर हो जाती है। तो एग्जाम में पूछेगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, और मध्य प्रदेश का प्रवर्तन यानी वर्षा का प्रवर्तन किस क्षेत्र में होता है? तो पूर्व की अपेक्षा धीरे धीरे पश्चिम में कम होती जाती है। और उत्तर दक्षिण में पूछेगा, दक्षिण में ज़्यादा होती है सर और उत्तर में कम होती जाती है। तो पूर्व में सर्वाधिक वर्षा, दक्षिण में थोड़ी कम, यानी आप जैसे ही पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आओगे आपको वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलेगी। यहाँ से एक रेखा गुजरती है, उसे बोलते हैं जल विभाजक रेखा। कहीं कहीं ये 70 सेंटीमीटर लिखी रहती है MPPSU से, कहीं कहीं यहाँ 75 सेंटीमीटर लिखी रहती है, MPPSU से 70 सेंटीमीटर मानता है। तो यहाँ रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? सिवनी से, सीधी से और जबलपुर से होकर गुजरती है, आपको याद रखना है। तो जल विभाजक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? सिवनी, सीधी और जबलपुर से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश की जल विभाजक रेखा कितनी है? 75 और 70 सेंटीमीटर। क्यों है सर ये? क्योंकि हमने देखा है कि 125 से अधिक वर्षा होती है पूर्वी क्षेत्र में, और इधर आओगे तो 55 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। तो इसका मीडियन उनने निकाल रखा है कि 70 डिग्री और 75 डिग्री के मध्य क्या होती है? जल विभाजक रेखा होती है, जो जबलपुर, सीधी और सिवनी से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी? लगभग 112 सेंटीमीटर है। फिर आएगा वर्षा ऋतु को चौमासा बोलते हैं, गर्मी को युनाला बोला था। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल पचमढ़ी, मैंने आपको बताया क्यों होती है, क्योंकि ऊंचाई पे स्थित है, 199 सेंटीमीटर। न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? भिंड का गोहद, आप याद रख लेना, सबसे कम वर्षा होती है 55 सेंटीमीटर। अब सबसे अधिक वर्षा मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मानसून जाके कहाँ टकराता है? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जाके टकराता है, वहाँ पे देख पड़ता है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बालाघाट। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बालाघाट है। सर्वाधिक वर्षा वाला पठार कौन सा हो जाएगा? पूर्वी पठार में मैंने आपको बताया अरब सागर की शाखा से और दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा से होती है, यानी अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी से वर्षा कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में होती है। सॉरी, गलत बोल दिया था उस टाइम, कि मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र में वहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा, जिसे क्या बोल रहे हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून, और इसे क्या बोलोगे? दक्षिण पूर्वी मानसून। इसके द्वारा वर्षा कहाँ पर होती है? बघेलखंड के पठार में। तो बघेलखंड के पठार में सर्वाधिक वर्षा होती है, दोनों शाखाओं के द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है। फिर पूछ लेगा न्यूनतम वर्षा वाला पठार, तो मध्य भारत का पठार है। फिर मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा से वर्षा कहाँ पर होती है? पूर्वी पठार यानी बंगाल का। अब यहाँ पर आता है कि सर यहाँ पर हमारे यहाँ हमने देखा है कि सर्दियों में भी वर्षा हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको मावठा कहा जाता है या मावट कहा जाता है, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, यानी जो भूमध्य सागर है उसके तरफ से क्या आती हैं? हवाएं आती हैं, जो आके हिमालय से टकराती हैं और फिर धीरे धीरे क्या होती है? भारत में प्रवेश कर जाती हैं। तो भारत के क्या होते हैं? पठारी क्षेत्र में यह वर्षा कराती है, इस कारण इसे क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं। यानी शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे क्या बोलोगे आप? मावट बोलोगे। अब वर्षा के वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बांटा हुआ है 100 से लेके 125 सेंटीमीटर कहाँ कहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, इसको अपन थोड़ा कम भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख लेना 50 से लेके 100 सेंटीमीटर वाला स्थल। ठीक है, देखो सबसे पहले सबसे अधिक कहाँ पर? पचमढ़ी में, पहला क्षेत्र, यहाँ पर 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दूसरा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, और आप दक्षिणी क्षेत्र भी बोल सकते हो, यहाँ पर कितनी होती है? 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होती है। तीसरा क्षेत्र है मालवा का पठार या पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर लिख लीजिएगा 55 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर यहाँ पर आप लिख लीजिएगा
50 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक वर्षा कहाँ होती है, उत्तर वाले क्षेत्र में होती है। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर जो हमने भौगोलिक विभाजन में पढ़ा था कि भैया मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में कितनी वर्षा होती है, तो यहाँ से वो रटने की चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आप कट करके लिख लिएगा 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा। यहाँ पर 75 से 100, अब धीरे धीरे कम होने लगी है। ये वाले क्षेत्र में 125 से 150 और सर्वाधिक कहाँ पर, पचमढ़ी में। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु सितंबर से जनवरी के हमारे यहाँ चलती है। सितंबर में सूर्य क्या दक्षिण दिशा की ओर आने लगता है, मकर रेखा की तरफ, तो शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। फिर मैंने बताया कि हवाएं कहाँ से चलती हैं, हिमालय से लेके दक्षिण दिशा की ओर चलती है, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या चलती है, ठंड में हवाएं चलती है। तो ज़्यादा ठंड कहाँ पे पड़ेगी, उत्तरी क्षेत्र में पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में हमें ठंड देखने को मिलती है सर्वाधिक। तो पहले शीत ऋतु को सियाला नाम से जानते हैं। सर्वाधिक ठंड उत्तरी मध्य प्रदेश या मध्य भारत के पठार में रहती है। सर्वाधिक ठंड दिसंबर और जनवरी के महीने में पड़ती है। न्यूनतम तापमान कहाँ पर देखा गया, शिवपुरी में नापा गया नवीन, और पहले कहाँ पे था, पचमढ़ी में। ये आपको याद रखना है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ बोलते हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश का तापमान लगभग 20.9 से लेके 25.6 डिग्री तक रहता है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको तो यहाँ रखना है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सर्वाधिक, फिर न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, सबसे ज़्यादा गर्मी वाला क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पर पड़ती है, पचमढ़ी में। पुराना डाटा है, नवीन डाटा कहाँ पर होगा, शिवपुरी में। कुछ भी आ सकता है। अब आगे बात करते हैं, आगे कुछ अन्य बिंदु देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला कहाँ पर है, इंदौर में है। अब मध्य प्रदेश में क्या हो गई कि पहली आधुनिक वेधशाला खोली गई है, कहाँ पर, उसका नाम है आचार्य बारामिहिर ऋतु वेधशाला, उज्जैन के डोंगाला में खोली गई है। एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है। फिर वर्षा विषमता पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक होती है। मैंने बताया पूर्व में ज़्यादा, पश्चिम में क्या होती है, कम होती जाती है। तो वही विषमता की बात कर रहा है। यहाँ पर याद रखना, ताप क्रम के आधार पर मध्य प्रदेश को अति तापीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रट लेना, इसे एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है कि मध्य प्रदेश तापक्रम के आधार पर किस क्षेत्र में आता है, तो अति तापीय क्षेत्र। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज में सतना, सीहोर और राजगढ़ जिले के लगभग 60 गांव क्या हैं, शामिल हैं। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज यानी क्लाइमेट के आधार पर उन्हें स्मार्ट करना है, यानी प्रदूषण वगैरह कम करना है, पेड़ पौधे लगाना है। एक होती है समताप रेखा, यह बेकाल्पित रेखाएं होती हैं। यहाँ पर क्या होती है, समान ताप वाले स्थान को मिलाकर खींची जाती है। तो आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का जो 21 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो किसके अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश में 21 डिग्री सेल्सियस क्या है, समताप रेखा है। यानी अधिकतर तापमान कहाँ पर, 21 डिग्री पे यहाँ पर मिलता है। यानी समान रेखा हमने कहाँ पर देखी, 21 डिग्री सेल्सियस पे देखी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी क्या हुई, जलवायु से रिलेटेड पूरी थ्योरी कंप्लीट होती है। आइए कुछ हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको क्या हो जाएगा, जलवायु और ईजी हो जाएगी। पहला है, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानसून प्रकार की जलवायु है। ये पूरे पीएससी ने पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वही उनका ही मैं आपको लेके आया हूँ, तो आपको याद रखना है। अब क्या लिखा है दूसरा प्रश्न, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब उत्तरी मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी घटना घटित होती है। अब देखो 21 मार्च आ गया, 21 मार्च के समथिंग सूर्य क्या हो रहा है, कर्क रेखा के ऊपर गुजर। अब सूर्य की क्या होती है, जो ये ऐसी होती है, यानी जो उसकी जो रोशनी पड़ती है वो ऐसे, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, बिल्कुल कर्क रेखा पे पूरी उसकी रोशनी पड़ रही है, उसका प्रकाश थोड़ा ऊपर जा रहा है, आइट साइड जा रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं 21 मार्च के दौरान हमारे यहाँ गर्मी बहुत आ जाती है, तो इसी कारण हमने देखा था तापांतर अधिक होता है। तो आपको याद रखना है, कर्क रेखा पे जब सूर्य लंबवत चमकता है, यानी पूर्ण रूप से कर्क रेखा पे आ जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, मध्य प्रदेश में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर है तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में अगस्त माह में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके कारण होती है। तो अगस्त में हमारे यहाँ वर्षा होती है, ठीक है। जून जुलाई में हो गई, अगस्त में हो गई। तो अगस्त में हमें देखने को मिलेगी कि भैया क्या होती है कि यहाँ पर मेनली दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही हमारे यहाँ वर्षा होती है। फिर क्या होती है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसको देखते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। तो बिल्कुल सही है सर, आपने बताया था कर्क रेखा के कारण हमारे यहाँ गर्मी पड़ती, तो ये पॉइंट तो सही है। यहाँ पर पूछा नहीं है, तो आपको नहीं पे ही टिक लगाना है और फिर देखना है। फिर
ग्वालियर गर्म ग्रीष्म काल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। बिल्कुल सही है। क्योंकि क्या होती है, गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो कर्क रेखा ऐसा बोलते हैं कि थोड़ी ऊपर खसकती जाती है, तो हम किसमें, उपोष्ण क्षेत्र में जाने लगते हैं। फिर उसने बोला कि अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है। बिल्कुल सही जवाब है ये भी। फिर उसने बोला राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, तो यह गलत है। यहाँ पर राज्य की लगभग 90% वर्षा किससे प्राप्त होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। पीएससी ने पूछा है, आपको याद रखना है। आगे आइए, आगे बात करते हैं। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्न से किस जलवायु प्रदेश का भाग है। क्या अधिकांश क्षेत्र निम्न में से किस जलवायु प्रदेश का भाग है। तो मैंने क्या बताया था, कोपेन ने AW और CWG दो में बांटा था। तो मैंने बताया था AW तो हमारा दक्षिणी क्षेत्र में आता है, तो कम क्षेत्र आता है, लगभग 70 से 80% हमारा CWG के अंतर्गत आता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CWG। ठीक। फिर आएगा कितनी वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों को बांटती है। समवृष्टि रेखा यानी समान वर्षा वाले क्षेत्र, समान वर्षा वाली जो रेखा है वो कितनी सेंटीमीटर रेखा है। तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था 70 सेंटीमीटर रेखा मध्य प्रदेश की समवृष्टि रेखा है। यानी उधर क्या होगी 70 से अधिक और इधर क्या होगी 70 से कम। आप ऐसा समझ के चलिए। फिर आगे आइए, आगे क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में औसत तापमान प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया सबसे बड़ा कारण मध्य प्रदेश में गर्मी का एक ही है, कर्क रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान है। तो देख लेना उत्तर में कौन सा जिला आ रहा है इन सब में से। तो सर ग्वालियर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ग्वालियर हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। तो आगे नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो क्या कारण हो सकता है, नर्मदा घाटी तक पहुँचते पहुँचते मानसूनी हवाएं शुष्क हो जाती हैं, गलत है। फिर विंध्याचल पर्वत की वृष्टि छाया होने के कारण, तो ये भी गलत है, ये तो उत्तर में। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, वर्षा किधर से आती है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से आती है, और सबसे पहले किससे टकराती है, सतपुड़ा से। तो नर्मदा घाटी में बारिश होगी तो किसके कारण कम होगी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के कारण कम होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण ही क्या होती है, यहाँ पर कम वर्षा होती है। गहराई से कुछ संबंध नहीं है। जब आपने पहले ही कुछ रोक दिया, उस पानी को ऊपर आने ही नहीं दिया, तो इससे गहराई से कोई कारण नहीं है। तो क्या है, सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया क्षेत्र के कारण क्या होती है, नर्मदा घाटी में कम वर्षा होती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर है। तो आपको मालूम है 20 डिग्री, 20-21 डिग्री मैंने बताई थी समतापीय रेखा, तो उससे लगभग कितनी है, 20 डिग्री है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 20 डिग्री है। फिर आगे बात करते हैं, आगे क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो कौन सा है, भिंड। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र गोहद, भिंड। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा हमारा, स्थान पचमढ़ी। ये मैंने आपको बताया। जलवायु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधि को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तो भैया अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर को बोलते हैं, ये भी बताया था। अगला प्रश्न है कि मालवा मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। मैंने आपको बताया बघेलखंड के पठार में दोनों धारा से वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से। तो बघेलखंड का पठार में सर्वाधिक वर्षा, सब पीएससी ने पूछे हुए हैं। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो मैंने शहडोल बताया था, रायसेन बताया था, सीहोर बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीवा। रीवा संभाग के एक भी जिले से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्नांकित में से किस वर्ग में आता है। तो मैंने आपको बताया था अति तापीय के अंतर्गत आते हैं हम। तो इसका राइट आंसर ये है। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो किस में होगी, मैंने आपको क्या बताया, उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब देखो सर, ग्वालियर है तो उत्तर भारत में कम वर्षा होती है। धार पश्चिम में है तो पूर्व की अपेक्षा तो कम ही होगी। डिंडोरी सर पूर्व में पड़ता है तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे हो जाएगी सर, डिंडोरी में हो जाएगी। उज्जैन भी पश्चिम में आता है तो पश्चिम में पूर्व की अपेक्षा कम वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होगी, डिंडोरी में होगी। ये लॉजिक से लगाना है। यहाँ पर वो शहडोल आपको एक ऑप्शन दे देता डिंडोरी की जगह, तो आपको शहडोल उत्तर लगाना था। ठीक है, तो ऐसे काटना है। पूर्व में अधिक वर्षा, पश्चिम में कम वर्षा, तो यहाँ से कम हो सकता है।
दक्षिण में अधिक वर्षा, उत्तर में कम वर्षा, तो ऐसे भी काट लेना। पर सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर देखने को मिलेगी? पूर्वी क्षेत्र में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? डिंडोरी है। फिर आगे, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है? तो किस जिले में मैंने आपको बताई थी, सीधी जबलपुर और सतना से रेखा गुजरती है, तो सबसे ज़्यादा सीधी में पाई जाएगी। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कोपेन का जलवायु प्रकारों में से कौन सा मध्य प्रदेश की जलवायु में से शामिल नहीं है? तो मैंने आपको दो बताए थे, CWG और AWG, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BWHW शामिल नहीं है, क्योंकि कोपेन ने मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र को दो भागों में बांटा था, CWG और AW में। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो फिर वही बात, पूर्वी क्षेत्र में सर एक ही जिला है मंडला, तो मंडला ही सर्वाधिक प्राप्त करता हुआ। मंदसौर पश्चिम में, छतरपुर उत्तर में पड़ता है, नरसिंहपुर मालवा वाले क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा मंडला में। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जलवायु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, बिल्कुल बताया सर आपने। मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है, भी सही है। यहाँ पर नहीं पूछा है। राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या पाई जाती है? दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। कई बार उत्तर में पूछ लेता तो हम एक बार शीतोष्ण लगा देते, पर दक्षिण की बात कर रहा है तो कर्क रेखा के नीचे तो पूरा ही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत आ रहा है, तो दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, बिल्कुल गलत है। कर्क रेखा इसके मध्य से निकलती है, बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर उसने नहीं पूछा था, तो सी वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं। आगे, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के काल में मैंने क्या बताया था कि दक्षिण पश्चिम का मानसून जब आता है तो कहाँ से? यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, तो कहाँ से होगी वर्षा? अरब सागर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागरीय शाखा के कारण होती है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। दक्षिण पूर्वी से पूछता तो अपन बंगाल की खाड़ी लगाते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागरीय हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश का जलवायु पूरा ख़त्म कर लिया। मैंने आपको MCQ भी लगाए हैं और इसके साथ साथ मैंने आपको लॉजिक भी बताया कि वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है, सबसे कम किस क्षेत्र में होती है, ठंड किधर तरफ ज़्यादा पड़ती है, किधर तरफ कम होती जाती है धीरे धीरे, फिर गर्मी किधर तरफ से ज़्यादा होती है, ये सब लॉजिक मैंने आपको बताया। इसमें आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। अब आपको मैं दो प्रश्न देता हूँ जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? दूसरा है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने संभागों से होकर गुजरती है? इन दोनों का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।